नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में चीन ने की पाकिस्तान की तारीफ। शी जिनपिंग ने बताया भरोसेमंद दोस्त। 9 साल में पहली बार चीनी राष्ट्रपति का दौरा। आम आदमी पार्टी से निकाले गए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव। भूषण का पलटवार, आपको बताया खाप। पार्टी ने दी आरोपों को साबित करने की चुनौती। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा में बयान। विपक्ष ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी पर जताई थी आपत्ति। सिविल सेवा दिवस पर नौकरशाहों को प्रधानमंत्री का संदेश। कहा जिम्मेदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ करें काम, परिवार के साथ भी बिताएं समय। और मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को 20 साल की जेल। मुस्लिम ब्रदरहुड का साथ देने का आरोप। 12 लोगों को भी कड़ी सजा का ऐलान। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को बीजिंग का भरोसेमंद दोस्त बताया है। जिनपिंग ने आज पाकिस्तान की संसद को संबोधित किया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसकी सराहना की। जिनपिंग ने 2 दिन की इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान के साथ 51 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और चीन के काशगर से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाले $46 अरब के आर्थिक गलियारे की भी शुरुआत की। ये कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरेगा। बीते 9 सालों में किसी चीनी राष्ट्रपति का ये पहला पाकिस्तान दौरा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यात्रा के दूसरे दिन पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। जिनपिंग ने पाकिस्तान को भरोसेमंद दोस्त बताया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए उसकी तारीफ भी की। Pakistan has stood at the front line of international fight against terrorism. It has made tremendous efforts. It has endured enormous sacrifice. पाकिस्तान की संसद को संबोधित करने वाले शी जिनपिंग पहले चीनी राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी चीन को गहरा दोस्त करार दिया है। उन्होंने कहा कि बदलते क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालातों के बावजूद चीन के साथ रिश्तों में मजबूती आई है। पाकिस्तान ने चीन के खिलाफ आतंकवाद पर हर हाल में लगाम लगाने का वादा किया। Let me show you, Mr. President, Pakistan considers China's security as its own security. We would fight together to eliminate the menace of terrorism. Our joint efforts in this regard have succeeded, but we need to intensify these efforts to accomplish our objective. सोमवार को दोनों देशों के बीच 51 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे और चीन ने पाकिस्तान में भारी आर्थिक निवेश का ऐलान किया था। शी जिनपिंग ने चीन के काशगर से पाकिस्तान के अरब सागर स्थित ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाले 3000 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की शुरुआत का भी ऐलान किया। $46 अरब की लागत से बनने वाला ये गलियारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरेगा और इसके अंतर्गत सड़क, रेल, बिजली परियोजनाओं, पाइपलाइनों और निवेश पार्कों का निर्माण किया जाएगा। This corridor will benefit all provinces and areas in Pakistan and transform our country into a regional hub and pivot for commerce and investment. It will also enable China to create a shorter and cheaper route for trade and investment with South, Central and West Asia and the Middle East and Africa. हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि चीन और पाकिस्तान की इस दोस्ती से भारत पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। एक तो स्ट्रेटेजिक पे हमको कंटेन करना चाहते हैं और दूसरा उनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं। जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी है, भारत आए जब भी बड़ी अच्छी बातें हुई थी, बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, लेकिन टोटल 20 मिलियन वो करके गए थे। वहां तो जहां तक खबर है 46 मिलियन के, डबल से भी ज्यादा। तो ये थोड़ी चिंता की बात है हमारे लिए, लेकिन हमको अपनी तैयारियां करनी पड़ेंगी। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से दक्षिण एशिया में बहुत क्षमताएं हैं और वो इस क्षेत्र के सभी करीबी देशों से सहयोग का इच्छुक है। जिनपिंग ने कहा कि चीन, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भी क्षेत्रीय संपर्क योजना पर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो पाकिस्तान और चीन के बीच मजबूत होते रिश्ते और नए घोषणाओं पर और बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे भारत के लिहाज से कितनी खतरनाक ये दोस्ती हो सकती है। सी उदय भास्कर साहब हमारे साथ निदेशक हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज से, तो स्वागत है आपका। सबसे पहले तो चीनी राष्ट्रपति की यात्रा और वहां पर जो संसद में, अगर मैं वहां से शुरुआत करना चाहूं कि जिस तरीके से दोस्त और तमाम जो मुद्दे थे उनको जोड़ते हुए एक साझेदार के तौर पर अब पेश करना, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? ये मैं कहूँगा काफी एक अहम यात्रा है चीन और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा है जो पहले ऑल वेदर रिलेशनशिप था चीन और पाकिस्तान के बीच में, और इसका कई प्रकार का वर्णन है। कहते हैं कि पर्वतों से भी ऊंचा है, सागर से भी गहरा है और शहद से भी मीठा है। तो अभी इन्होंने ऑल वेदर जो रिलेशनशिप था, जो रिश्ता, उसको ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बना दिया है। अर्थात ये कि लगता है कि इसमें और कुछ सामरिक इसकी कंटेंट हो सकती है, पर विश्लेषक के दृष्टिकोण से हम यही पूछ सकते हैं कि जब चीन और पाकिस्तान के बीच में इतनी गहरी एक भागीदारी है सामरिक और सुरक्षा के क्षेत्र में, इतना कि चीन ने पाकिस्तान को महाविनाशक हथियारों का समर्थन दिया है, न्यूक्लियर वेपन तथा मिसाइल, इससे आगे स्ट्रेटेजिक क्या हो सकता है, हम इसके बारे में सवाल उठा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये जो पाकिस्तान और चीन का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, जिसमें ग्वादर जो बंदरगाह है उसको काशगर के साथ जो जोड़ना चाहते हैं, उसकी भी बहुत, मैं कहूंगा, एक सामरिक या स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल है। यदि ये पूरा हो सकता है, पर वो एक काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो रूट की बात कर रहे हैं ये बलूचिस्तान से जाएगा और वहां पे चीन का जो पश्चिमी प्रांत है शिनजियांग, वहां पे इनको स्थापित करना है। तो उधर भी काफी उथल है, ये रेडिकल आइडियोलॉजी, जिहाद वगैरह। तो ये जो सिक्योरिटी डायमेंशन है, इसके बारे में मुझे लगता है कि हमें कुछ नजरअंदाज करना चाहिए। और अभी जो नवाज शरीफ साहब संसद में कह रहे थे कि पाकिस्तान एंड चाइना, आपका सिक्योरिटी हमारा सिक्योरिटी है, यानी कि वो एक प्रकार का कॉन्ग्रुएंस को रेखांकित कर रहे हैं। और ये भी मैं कहूंगा कि इसके बारे में कई इसके निष्कर्ष हो सकते हैं, क्योंकि जहां तक भारत है, भारत के कुछ चिंताएं हैं चीन के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, और खास दहशतगर्दी। तो शी जिनपिंग साहब जिस प्रकार से वो दहशतगर्दी के बारे में अपना टिप्पणी दे रहे थे, मैं कहूंगा ये हकीकत से मुंह हटाने वाली बात है। जबकि पूरा विश्व पाकिस्तान को एक क्रेडल ऑफ टेररिज्म की तरह माना जाता है, तो चीन इसको बिल्कुल ना। मुंबई के बारे में कोई जिक्र हुआ है 2008, तो क्या कर्ज उतारते दिख रहे हैं? क्योंकि चीन के जब राष्ट्रपति ये कहते हैं संसद में कि जिस वक्त दुनिया ने चीन को अलग थलग कर दिया, अकेला खड़ा हुआ था, तो पाकिस्तान सिर्फ उनके साथ खड़ा था। और आतंकवाद पर जब पाकिस्तान को दुनिया ने अलग थलग कर दिया है, तब चीन शायद उसी कर्ज को उतारने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा वो भी ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चीन यानी कि बीजिंग को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल करने के लिए पंडित जी ने भी एक काफी इसका समर्थन दिया था उस जमाने में बीजिंग को। हालांकि हम ये तू मैं नहीं पढ़ना चाहते हैं, पर ऐतिहासिक रूप से शायद चीन उसका जिक्र कभी नहीं करता है। यानी कि उनका आप पिछले 60 साल से देखिए, कभी अपने औपचारिक टिप्पणियों में वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि भारत ने, जहां उस वक्त सीट जो था वो ताइवान के साथ था, KMT, पंडित जी ने कहा कि नहीं, ये गलत है, इतना बड़ा देश है एशिया के महाद्वीप में, तो अगर चीन यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य हैं, तो बीजिंग को वो सीट मिलना चाहिए, बल्कि ताइवान को नहीं। ये इतिहास है, ये रिकॉर्ड है, परंतु ये चीन स्वीकार नहीं करता है। और अभी टेररिज्म के बारे में जैसे आप कह रहे हैं कि एक प्रकार का ये कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इसे जब मोदी साहब अभी बीजिंग जाएंगे अगले महीने में, इन सब मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है कि सोच विचार कुछ करना होगा। और क्योंकि जब भारत की यात्रा की थी शी जिनपिंग साहब ने, तो यहाँ पर जो उन्होंने निवेश की बात कही थी, उससे दोगुने से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है जो कि पाकिस्तान में निवेश की बात हो रही है। ये सिर्फ दिखाने वाली बात है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि हालांकि $46 बिलियन की बात चल रही है, पाकिस्तान मीडिया में लोग यही कह रहे हैं कि इसका 80 to 85% जो है ये वापस चीनी कंपनियों को जाएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ये बात सही है कि उन्होंने काफी बड़ा पावर प्रोजेक्ट्स की बात की है, क्योंकि पाकिस्तान में पावर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, ग्वादर से लेके काशगर तक बड़े सारे रोड लिंकेजेस की बात हो रही है।
परंतु ये सब जो है एक प्रकार से चीनी कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और ये पैसा जो है 80% तक वापस चीन के पास जाएगा और जो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो काफी छोटे संख्या में होगा, 8 या 9। परंतु भारत के साथ मैं इसका तुलना नहीं करूंगा क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जैसे हम पहले शुरुआत में कह रहे थे, उसका जो बुनावट है, उसकी जो टेक्सचर है वो बिल्कुल अलग है। भारत और चीन के बीच में मैं कहूंगा जो द्विपक्षीय रिश्ता है वो किसी और एक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल दवास्कर साहब की, जिस तरह के रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके के संबंध मजबूत हो रहे हैं, बाइंडिंग हो रही है, भारत को क्या कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट सचेत रहने की जरूरत है या आपको लगता है कि नहीं, उस तरह की कोई चिंता नहीं है? नहीं साहब, देखिए चीन के साथ तो हमारा एक प्रकार से बुनियादी जो चिंताएं हैं, जो सन 62 युद्ध में भी हुआ था और अभी तक ये टेरिटोरियल और बॉर्डर डिस्प्यूट एक काफी बड़ा मुद्दा है भारत और चीन के बीच में। बिल्कुल। जहां तक पाकिस्तान है, हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान अंदरूनी तरीके से वो स्टेबल हो जाए, सुरक्षित हो जाए। और ये दहशतगर्दी का जो मामला है, क्योंकि पाकिस्तान केवल एक देश है जिसका फौज जो है भारत के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ इन दहशतगर्दी गुटों को पालता है। अमेरिका ने भी अपना सबक सीख लिया पाकिस्तान के साथ। अभी चीन भी एक प्रकार से चिंतित है क्योंकि आपको याद होगा जब मुशर्रफ साहब थे वहां पे, चीन के नागरिकों को इन्हीं जिहादियों ने मार दिया था। तो अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात जो हो रहा है, जब तक वो सिक्योर नहीं होगा, चीन के अंदर भी चिंताएं हैं। तो भारत को मैं कहूंगा जब मोदी साहब वहां जाएंगे, चीन के साथ इन सब विषयों के बारे में बातचीत करना चाहिए कि जो द्विपक्षीय रिश्ता चीन और पाकिस्तान चाहते हैं वो भारत के हितों के खिलाफ नहीं हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं कहूँ कि बातचीत का जो आधार है, जो मुख्य लाइन है, वो हो सकती है। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया दवास्कर साहब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरों के साथ वापस लौटेंगे। योगेंद्र और प्रशांत की आपसे छुट्टी, आनंद कुमार और अजीत झा भी बर्खास्त, आम आदमी पार्टी में बढ़ी टूट की आशंका। देखिए देश देशांतर, क्या होगा आपका, आज रात 8:30। केंद्र सरकार जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव का समर्थन नहीं करती और ऐसी कोशिश करने वालों की निंदा करती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात लोकसभा में आज शून्यकाल के दौरान कही। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने शिवसेना सांसद संजय राउत के अल्पसंख्यकों पर दिए गए बयान पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की थी। लोकसभा में मंगलवार को शून्यकाल के दौरान सरकार ने कहा कि संविधान में हर नागरिक के अधिकार बराबर हैं, लिहाजा किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सांसद संजय राउत के सामना में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लिखे लेख के संदर्भ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ऐसे विचारों का समर्थन नहीं करती। कास्ट, क्रीड, रेस अथवा रिलीजन के आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार किसी भी सूरत में इसे इंडोर्स नहीं कर सकती। इससे पहले कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने शिवसेना सांसद संजय राउत और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बयानों के हवाले से मुद्दा उठाया कि देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ आ रहे बयान गंभीर हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर राउत के खिलाफ कार्रवाई और सामना अखबार को प्रतिबंधित करने की मांग रखी थी। माइनॉरिटीज के बारे में और जिनका वोटिंग राइट वापस लेने की बात एक सदस्य ने की है तो ये बहुत खंडनेबल है। संजय राउत ने पिछले दिनों शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने लेख में अल्पसंख्यक आबादी से मतदान का अधिकार छीन लेने की बात कही थी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में तेजाब से हमले यानी एसिड अटैक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में आज बताया है कि बीते साल देश में एसिड अटैक की कुल 310 घटनाओं में 186 मामले सिर्फ यूपी में दर्ज किए गए, जबकि राजधानी दिल्ली में एसिड अटैक की 27 घटनाएं हुई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि एसिड की बिक्री से लेकर इसके इस्तेमाल तक की निगरानी के लिए एक खास सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान देश में एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सरकार एसिड अटैक की घटनाओं को रोकने और मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत काम कर रही है।
गृह मंत्री के मुताबिक एसिड बिक्री के नियमों को कड़ा करने और इस पर निगरानी रखने के लिए मॉडल रूल्स और खास सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। गृह मंत्रालय निगरानी रखता है, बार हर महीने हर स्टेट को भी एडवाइजरी करता है, केस का मॉनिटरिंग करता है। पूरे देश में अभी जो ये बार ज्यादा हुआ नहीं कि 80 और 85 से ज्यादा नहीं थे, तो 80 केस का मॉनिटरिंग करना गृह मंत्रालय की कोई ज्यादा बात नहीं है और हम कदम उठाते रहेंगे। 2014 में देश में एसिड अटैक के कुल 310 मामले सामने आए थे, जिसमें से 186 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। 2014 में ही मध्य प्रदेश में एसिड अटैक के 53 मामले दर्ज हुए, जबकि राजधानी दिल्ली में तेजाब हमले की 27 वारदातें हुई। गृह मंत्रालय के मुताबिक हमले से पीड़ित के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की योजना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो हमको निर्देश दिया था, तो अभी 357 ए के तहत पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ रहके मिनिमम 3 लाख रुपया का मुआवजा देने का आदेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र और राज्यों को जारी निर्देश में कहा है कि कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल तेजाब हमले के किसी भी पीड़ित के इलाज से इनकार नहीं कर सकता। सरकार ने बताया कि भारतीय दंड संहिता में नई धारा जोड़कर तेजाब हमले से पीड़ितों के मुफ्त उपचार से इनकार करने वाले सरकारी या निजी अस्पतालों के दोषी लोगों के लिए 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरशाहों को पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी अपनाने के लिए कहा है। उन्होंने सिविल सेवा दिवस पर नौकरशाहों को संबोधित करते हुए उन्हें तनाव से बचने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तनाव भरे जीवन से कुछ भी हासिल नहीं होता, और खासतौर पर तब जब कि आपको देश चलाना हो। उन्होंने कहा है कि तनावपूर्ण जिंदगी से बचने के लिए अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि विकास का एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाना चाहिए जिसमें अमीर और गरीब की खाई दूर हो सके। केंद्र सरकार ने कहा है कि कृषि आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकारें पहले अपने आपदा कोष में जमा पैसे का इस्तेमाल करें। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने बताया कि राज्य सरकारें एनडीआरएफ से भी मदद ले सकती हैं। साथ ही सरकार नई फसल बीमा योजना भी लेकर आएगी। फसलों के नुकसान को स्थानीय आपदा की श्रेणी में रखकर राज्य सरकारें एसडीआरएफ की 10% राशि से किसानों को राहत पहुंचा सकती हैं। लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान फसलों की बर्बादी से किसानों को होने वाले नुकसान से संबंधित सवाल उठाया गया। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार एनडीआरएफ से भी राज्य सरकारों को मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ ने एक सर्कुलर जारी करके राज्यों को कहा है कि जो स्थानीय आपदाएं हैं, जो एसडीआरएफ की कुल राशि में से 10% राशि आप स्थानीय आपदाओं को भी एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा मानकर उनको सहायता दे सकते हैं। सरकार ने जानकारी दी कि राजस्थान ने फसलों के नुकसान की भरपाई और किसानों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत निधि यानी एनडीआरएफ से 8,252 करोड़ रुपए मांगे, जबकि हरियाणा ने 1,135 करोड़ और उत्तर प्रदेश ने 744 करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार से मांगी है। केंद्र सरकार ने नई फसल बीमा योजना लागू करने की बात भी कही है। पहले से कृषि बीमा योजना चल रही है, मौसम आधारित बीमा योजना चल रही है, जो राज्य चयन करती है कि किन फसलों का बीमा करना है, किस एरिया पर लेवलिंग करना है। लेकिन भारत सरकार की ओर से एक नई कृषि आमदनी बीमा योजना इस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने फसलों के 33% से ज्यादा नुकसान की सूरत में किसानों को मुआवजा और राहत देने की घोषणा भी की है। गौरतलब है कि पिछले 3 महीनों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते देश के ज्यादातर राज्यों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। उधर आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद बागी गुट ने पार्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। पार्टी से बाहर किए गए प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी की बराबरी खाप पंचायत से की है, तो शांति भूषण ने अरविंद केजरीवाल की तुलना हिटलर से। बागी नेताओं के इन आरोपों पर पार्टी अब कोई तवज्जो नहीं दे रही और उनके रवैये को अनुशासनहीनता बता रही है। आम आदमी पार्टी पर जो लोग काबिज हैं वो अब आप नहीं, एक खाप पंचायत बन चुकी है और उस खाप पंचायत में एक तानाशाह है और उस तानाशाह के आदेशों के हिसाब से
बाकी जो खाप पंचायत के मेंबर हैं वो उनके आदेशों का पालन करते हैं और उनकी जी हुजूरी करते हैं। उसको तो लोग अब हिटलर की ड्रेस में दिखा रहे हैं और उस हिटलर की ड्रेस में वो ज्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत अपनी चप्पल और जो उसका बुश शर्ट और पतलून के, उसमें उतना अच्छा नहीं लगता था। इसमें बहुत अच्छा लग रहा है और उसको मेरी राय है कि हिटलर की ड्रेस उसको अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से एक प्रशांत भूषण बर्खास्तगी के बाद उसकी बखिया उधेड़ने में अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वजह है करीब 2 महीने से आम आदमी पार्टी के नेताओं के रिश्तों में पड़ी दरार बागी नेताओं को निकाले जाने के बाद खाई में बदल गई है। प्रशांत भूषण ही नहीं, योगेंद्र यादव भी पार्टी के रवैये से बेहद आहत है। जब ऐसी कोई खबर आती है तो स्वाभाविक है पहले थोड़ा गुस्सा आता है कि आधी रात को खबर आ रही है, ये कोई वक्त है और ये कौन लोग हैं, क्या कमेटी ऐसी होनी चाहिए थी। जब कोई आपको आपके घर से निकाल दे घसीट के तो पहला यही होता है ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, ये कोई टाइम है, ये कोई तरीका है। फिर उसके बाद दुख होता है। दरअसल सोमवार को पार्टी की अनुशासन समिति को कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए प्रशांत भूषण ने आशीष खेतान पर 2G मामले में पेड न्यूज के आरोप लगाए थे, जिसके जवाब से असंतुष्ट होकर प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अजीत झा और प्रोफेसर आनंद कुमार को सोमवार देर रात पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। इन नेताओं को बाहर करते ही आशीष खेतान ने भी जवाब देने का यही सही मौका समझा। 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। 3 करोड़ रुपए क्या, अगर वो 1 रुपए का भी सबूत लाके दिखा देंगे कि मैंने कभी कोई खबर लिखी या नहीं लिखी, कोई पैसा लेकर 1 रुपए भी लेकर, तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। और अगर वो साबित ना कर पाए तो सार्वजनिक जीवन वो छोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने संविधान का हवाला देते हुए फैसले को सही ठहराया है। साथ ही आशीष खेतान पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सबसे पहले उन्हें पार्टी के अंदर के जो संस्थान है, पीएसी, नेशनल एग्जीक्यूटिव, नेशनल काउंसिल, डिसिप्लिनरी कमेटी, उसका सम्मान करना सीखना चाहिए। उसके बाद पार्टी के अंदर लोकतंत्र की बात करनी चाहिए। जो पार्टी देयर विल बी नो इंक्वायरी। आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने के कई आरोप लगाए थे, लेकिन प्रोफेसर आनंद कुमार, अजीत झा, सांसद धर्मवीर गांधी और दिल्ली से विधायक पंकज पुष्कर ने इन आरोपों पर विश्वास न करते हुए इनका साथ दिया था। पार्टी ने इनमें से प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा को भी पार्टी से बाहर कर दिया है, जबकि सांसद धर्मवीर गांधी की जगह पर भगवंत मान को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया है। हालांकि पार्टी ने विधायक पंकज पुष्कर पर फिलहाल कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया है। बाहर किए गए चारों नेताओं ने 14 अप्रैल को दिल्ली से सटे गुड़गांव में स्वराज संवाद अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने इसे पार्टी के संविधान के तहत गतिविधि बताया था, लेकिन पार्टी ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया। बागी नेता अब इस अभियान को पूरे देश में चलाने की बात कह रहे हैं। साथ ही माना जा रहा है कि वो आने वाले समय में नई पार्टी का भी गठन कर सकते हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून की वैधता पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि कौन से 5 जज मामले की सुनवाई कर सकते हैं। एनजीएससी कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई के लिए बनी संविधान बेंच के सामने आज हितों के टकराव और पक्षपात का मुद्दा एक बार फिर उठा। याचिका दायर करने वालों ने जस्टिस JS खेर के 5 जजों की बेंच की अध्यक्षता का मुद्दा उठाया। याचिकाकर्ता ने सवाल किया कि जस्टिस खेर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य रहे हैं और वो चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं। इस दौरान जस्टिस केयर ने कहा कि इस मामले में उन्होंने पहले ही चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है कि अगर वो इस मामले की सुनवाई करते हैं तो जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि विवादित कानून के गुण दोष पर गौर करने से पहले वो इस मुद्दे को सुलझाएगा। इससे पहले जस्टिस दवे ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि सवाल उठाया गया था कि वो एनजेएससी में शामिल हैं। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और असम के पूर्व राज्यपाल जानकी वल्लभ पटनायक का आज निधन हो गया। 79 साल के पटनायक तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए तिरुपति गए थे और तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर आज सुबह उनका निधन हो गया। खबर मिलते ही उनके राज्य ओडिशा में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने जे बी पटनायक के निधन पर शोक जताया है। जे बी पटनायक 3 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे
2009 में वो असम के राज्यपाल बने। देवी पटनायक साहित्यकार भी थे। मिस्र की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। उन पर 2012 में अपने कार्यकाल में मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन और उसकी मदद से विपक्षी प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाने का आरोप था। उन्हें साल 2013 में हुए प्रदर्शनों के बाद सेना ने अपदस्थ कर दिया था और उसके बाद मुल्क में मुस्लिम ब्रदरहुड पर पाबंदी लगा दी गई थी। कोर्ट ने ब्रदरहुड के 12 और बड़े नेताओं को 20 साल की सजा सुनाई है। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।